हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। देखिए आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर अध्याय 5वां चल रहा था, औद्योगिकरण का युग। देखिए यहाँ पर आज आप इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए बात कर लें हम पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपको पता होगा हमने स्पिनिंग जेनी तक कवर कर लिया था। यानी जेम्स हरग्रीव्स ने जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, यानी एक ही पहिया वहां पर काफी सारी तकलियों को घुमा रहा था, वो हमने वहां पर पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद हमारी अगली हेडिंग यहाँ पर है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो उपनिवेश बनाए थे ब्रिटिशर्स ने या फिर अन्य यूरोपीय देशों ने जो उपनिवेश अपने स्थापित किए थे, उन उपनिवेशों में किस तरह से औद्योगिकरण हुआ है। क्या औद्योगिकरण के लिए उन्होंने जो है कोई प्रोत्साहन दिया है या औद्योगिकरण को उन्होंने जो है पहले से वहां पर मौजूद औद्योगिकरण को वहां पे खत्म कर दिया है। तो उन सब बातों को हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय कपड़े का युग। देखिए हम भारतीय कपड़े के युग की बात कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण जो बोला जाता है, यानी आधुनिक औद्योगिकरण जो बोला जाता है, उससे पहले ही हमारे यहाँ जो है हमारा भारतीय कपड़े का दबदबा रहा था और भारतीय कपड़ा जो है विदेशों में जाता रहा था। ये आपको बात पता है, यानी ये हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं थी। कपड़े में हमारे यहाँ कपड़े का एकाधिकार कपड़े के क्षेत्र में हमारे यहाँ पहले से था। हमारे यहाँ पहले से ही गुणवत्ता वाला कपड़ा जो है पहले से बनाया जाता था और पहले से ही वो जो है दूर दूर के देशों में भेजा भी जाता था। तो हमारा यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई मशीनी युग से पहले, यानी मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही यहाँ पर दबदबा रहता था। ये यहाँ पर साफ साफ बात लिखी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो कपास उत्पादन हो रहा था सभी देशों में, वो लगभग मोटा था, लेकिन हमारे यहाँ जो कपास उत्पादित होता था वो महीन किस्म का था, यानी कि बारीक किस्म का था। तो यहाँ पर वही बात है, भारत में जो पैदा होने वाला कपास था वो महीन किस्म का था। हमारे जो सौदागर हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते थे वही बताया गया है। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ से चीज़ें लेकर जाते थे। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ बंदरगाह भी थे, उन बंदरगाहों से भी अच्छा खासा व्यापार चलता था। तो गुजरात के तट पर आपका सूरत बंदरगाह, इसके जरिए जो है भारत खाड़ी देशों के साथ और लाल सागर से बंदरगाहों से जुड़ जाता था। वहीं जो कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम जो है और बंगाल में हुगली के माध्यम से ये किससे जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं इनके साथ भी हमारा व्यापार चलता था। तो आप लोग ये पॉइंट लिख लेना, यानी कि ये पहला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट और ये आपका थर्ड सब पॉइंट ये वाला, ठीक है, और ये आपका फोर्थ सब पॉइंट। देखिए आज थोड़ा मेरी बोलने की क्षमता ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे जुकाम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज जुकाम हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए आज की वीडियो में। आपको नोट्स बनने बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से मुझे वीडियो लाया हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा व्यापार चल रहा था हमारा विदेशों के साथ, तो उस प्रक्रिया में कुछ भारतीय व्यापारी भी शामिल हो गए थे, कुछ बैंकर भी शामिल हो गए थे। वो करते क्या थे कि वो प्रोडक्शन जो हो रहा था अन्य देशों में या फिर बंदरगाहों पर प्रोडक्शन जो चल रहा था आसपास, वहाँ पे उन्होंने क्या है उनमें पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। कई जगह पर क्या थे अपने स्टोर रूम टाइप खुलवा दिए ताकि जो मालों की आवाजाही होती थी वो वहाँ पे रख सकता था या रुक सकता था। तो ऐसे करके मतलब इन्होंने क्या है इनमें इन्होंने भी इस व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि निर्यात व्यापार के नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। यहाँ पर वही सिस्टम चलता था जो पहले वाला चलता था, यानी कि यहाँ पर भी सौदागरों वाला ही युग था। यानी पेशगी देकर हमें क्या करवाना है, उत्पादन करवाना है। यानी कि बुनकरों को सौदागर जो है पेशगी देते थे और उस पेशगी के बदले में बुनकर कपड़ा तैयार करते थे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट इसी में कि सौदागर जो थे इसमें सौदागर बुनकरों को पेशगी देकर उनसे तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। देकर तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, ये लिख लेना। देखिए ये नेटवर्क अच्छा खासा फल फूल रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई है वैसे ही हमारे यहाँ का पूरा नेटवर्क है वो चरमरा गया, यानी कि प्रणाली पूरी ध्वस्त हो गई है। ध्वस्त होने का रीजन क्या है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये जो हमारे यहाँ के भारतीय व्यापारी बैंकर या हमारे यहाँ का उत्पाद जो है अन्य जगहों पर जा रहा था, इससे टकराव हो रहा था। यानी खास करके ये हमारे यहाँ के उत्पाद से क्या है जो ब्रिटिश वाले उत्पाद हैं उनका टकराव हो रहा था। और ब्रिटिशर्स बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी थे लोग वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारतीय व्यापार का या भारतीय कपड़े का दबदबा बना रहे। वो केवल अपना मुनाफा यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा है
और एंड में स्थिति क्या आती है, एंड में स्थिति आपको पता ही है कि धीरे धीरे करके हमारे देश में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती जा रही है और ब्रिटिश सत्ता वाले लोगों को जो है हमारे यहाँ असीम अधिकार मिलते जा रहे हैं। तमाम रियासतों ने उन्हें जो है मुक्त व्यापार करने के लिए जो है प्रमाणित करके दस्तावेज भी दे दिए हैं, यानी लिखित में भी दे दिया है कि आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको कोई रोका नहीं जाएगा, आपको तमाम तरह की रियायतें भी दी जाएंगी। तो ऐसे में सवाल ये तो उठ जाता है कि भाई हमारे यहाँ एक तो लोकल लोग हैं, अब लोकल लोगों को तो टैक्स भी देना पड़ रहा है, अपने जो है राज्य के राजस्व को भी भरना पड़ रहा है, और वहीं जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, राज्य ने उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ के उत्पाद महंगे हो जाएंगे और उनके सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ के भारतीय जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि इन लोगों ने तमाम रियायतें सहूलियत ले रखी थी, यानी कि आपको पता ही है धीरे धीरे इनका साम्राज्य जैसे से विस्तार हुआ है 73 के बाद 1773 के बाद साम्राज्य का जैसे से विस्तार होता गया, इन्होंने तमाम जो है रियासतों को अपने अधीन कर लिया था, अंडर में ले लिया था, उनसे जो है दस्तावेज ले लिए थे, ताकि दस्तावेज लेकर क्या था, दस्तावेज प्रमाणित करवा के क्या था उन्हें टैक्स वगैरह से बच जाते थे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने से भारतीय सौदागरों का नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। ये थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना। अब इसी का खामियाजा ये बहुत यहाँ पर है कि जो स्थानीय बैंकर थे वो दिवालिया होने लगे, क्योंकि जहाँ पर पैसा लगाया था उन्होंने, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया था उधर उस जगह उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था। उत्पादन न हो पाने का कारण क्या थे, यही लोग थे, यानी कि जो आवाजाही थे, औपनिवेशिक शासकों की आवाजाही थी, यही लोग इसके जिम्मेदार थे। तो ऐसे करके जो उत्पादन था वो ठप होने लगा, यानी स्थानीय बैंकर दिवालिया होने लगे। और यहाँ पर अगर हम एक आकलन करें तो सूरत बंदरगाह में 17वीं सदी के आखिरी सालों में यहाँ पर जो उत्पादन का मूल्य था उस समय मूल्य आंका गया था 1.6 करोड़ रुपए, जो कि 1740 के दशक तक आते मात्र 30 लाख रुपए रह गया था। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना इसी में, थर्ड का सब पॉइंट, कि 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य जो है, सूरत बंदरगाह से होने वाले ये 1.6 करोड़ रुपए था, जो कि 1740 के दशक तक गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया। ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखिए यहाँ पर हमारे जो पुराने बंदरगाह थे वो सूरत बंदरगाह था। आपको पता होगा कि हमारा जो पुराना बंदरगाह था जिसके जरिए हमारा खाड़ी देशों के साथ व्यापार होता था, तो वो सूरत बंदरगाह से होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे यहाँ आए हैं तो अंग्रेजों ने क्या है, अपने प्रशासनिक सुधार के लिए मान लीजिए उन्होंने जो है बम्बई और कलकत्ता को जो है औपनिवेशिक रूप से स्थापित किया है, औपनिवेशिक रूप से अपना जो है कह सकते हैं अपना केंद्रीय नियंत्रण वाला क्षेत्र बनाया है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने वाली बंदरगाहों की जो महत्व कम होने लगा है और नए बंदरगाहों का महत्व बढ़ने लगा है, साथ ही साथ इन जगहों का भी महत्व बढ़ने लगा है। ऑब्वियस सी बात है कि सूरत में मौजूद जो स्थानीय व्यापारी वगैरह वो तबाह हो ही जाएंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप चौथे पॉइंट में आप लिख लेना यहाँ पर कि पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व, यानी पुराने बंदरगाहों की जगह, पुराने बंदरगाहों के आगे ब्रैकेट में लिख लेना सूरत और हुगली, ये पुराने बंदरगाह है, की जगह नए बंदरगाहों में लिख लेना ब्रैकेट में बंबई व कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। तो आपने यहाँ पर 4 पॉइंट कवर कर लिए इसमें, यानी कि ये आप यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से भारतीय कपड़े का योग यहाँ पर था हमारा पहले से मौजूद, उसे कैसे खत्म किया गया है और खत्म करने में कैसे कैसे इनका योगदान रहा है वो आपने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि वास्तव में हमारे यहाँ जो बुनकर, यानी कि जिनके दम पर ही हमारा भारतीय कपड़ा उद्योग फल फूल रहा था, उनका क्या हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जब कपड़ा उद्योग हमारे यहाँ बिल्कुल गिरावट आ गई, बैंकर दिवालिया हो गए, साहूकार दिवालिया हो गए, तो ऐसे में बुनकरों का क्या हाल हुआ, क्योंकि बुनकर तो इतनी ज़्यादा बड़ी पूंजी वाले थे नहीं, जिनके पास कोई ज़्यादा पैसा हो वो तो वैसे भी कर्ज लेकर ही उत्पादन करते थे, तो उनका क्या हुआ होगा। ऐसे में वो तो भुखमरी के कगार में पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे, ये जो बुनकर थे वास्तव में भुखमरी के कगार पर ही पहुँच गए थे। देखिए यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया है तो शुरुआत में कंपनी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम जो है भारतीय कपड़ा उद्योग को खत्म करेंगे या फिर भारतीय कपड़ा उद्योग पर अपना एकाधिकार करेंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा भी उद्देश्य नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि भारतीय कपड़े को हम यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन में बेचेंगे, क्योंकि उस समय आपको पता ही होगा कि भाई ब्रिटेन में कपड़े की एक भारी डिमांड थी और खास करके भारतीय कपड़े की। भारतीय कपड़े के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा दीवानगी थी। लोगों का एक तरह से हम कह सकते हैं उनके लिए भारतीय कपड़ा पहनना एक गर्व की बात होती थी, यानी उनके लिए भारतीय कपड़ा पहनना एक ब्रांड पहनने के बराबर था, यानी ब्रांड से कम नहीं था, वो बहुत बड़ा ब्रांड था भारतीय कपड़ा उनके लिए। तो यहाँ पर
शुरुआत में उनका उद्देश्य यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अपनी सत्ता स्थापित की है तो उनका उद्देश्य यही है कि हम यहाँ से कपड़ा ले जाकर इस कपड़े को निर्यात को और बढ़ाएंगे, कपड़े के निर्यात को और फैलाएंगे। तो आप पहला पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर, पहला पॉइंट कि 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में, सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। ये आप लिख लेना, शुरुआत में कंपनी भी भारत से होने वाले, ये देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही लाइन यहाँ पर लिख लेना। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि यूरोप में क्या था, बारीक भारतीय कपड़ों की एक भारी मांग थी, क्योंकि यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसमें पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना। इसके अलावा देखिए आप सभी को पता है कि भारतीय कपड़ा ऐसा नहीं है, भारतीय कपड़ा उद्योग बहुत पुराना उद्योग है और ये हमारे यहाँ कोई आजकल का नहीं है, आज से लगभग 2000 साल पुराना है। भारतीय कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। हमारे यहाँ की कुछ विशिष्ट शैलियाँ जो रही हैं कपड़ा निर्माण की, उस वजह से भारतीय कपड़ा उद्योग जो है चहुआ और फेमस था। तो यहाँ पर क्या था कि भारतीय कपड़ा को लेने के लिए एक व्यापारी नहीं थे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं थे, अन्य देशों के लोग भी थे। इसमें फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी यहाँ पर लगे रहते थे होड़ में कि भाई हमें मिल जाए ऑर्डर। और यहाँ पर भी भाई चीज़ें होती थी, जैसे आपने देखा था कि भाई जैसे लंदन में यानी यूरोप में भी चलता था कि पेशगी देता था, सौदागर जो पेशगी देता था और यहाँ पर बुनकर माल तैयार करता था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बुनकर तो कम है लेकिन माल खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मोल तोल होता था, यानी मोल भाव होता था। जो है सौदागर पेशगी ज़्यादा दे देता था, बुनकर उसी को माल सप्लाई करता था। तो स्टार्टिंग में स्थिति यहाँ पर यही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना कि बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। ये आप लिख लेना। तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है अधिकारियों को कि भाई कैसे यहाँ पर ऑर्डर लिया, कैसे यहाँ पर जो कपड़ा हासिल किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बार बार अपने अफसरों का पर जिक्र भी किया है। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सत्ता स्थापित होती गई है तो वहाँ पर उसने क्या किया है, तमाम अपने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए तमाम तरह की उसने शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। तो सबसे पहला उसका टारगेट यही था कि जो कंपटीशन है, ये कपड़ा खरीदने के लिए होड़ मची हुई है, इसको खत्म किया जाए। और खास करके जो प्राइस है, अब देखिए अब मान लीजिए एक कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाली हो और यानी उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा हों और चीज़ मात्रा में थोड़ी हो। तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर क्या था कि भाई कपड़ा तो वही है, कपड़ा जो अच्छा किस्म का कपड़ा है वो बनाने वाले भी वही हैं, गिने चुने व्यक्ति हैं, लेकिन खरीदने वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो अंग्रेजों के सामने समस्या यही थी कि भाई इसे सबसे पहले तो ये खत्म किया जाए। और ये खत्म हो जाएगा तो साथ ही साथ जो सौदागर मोल तोल कर रहे हैं, यानी कीमत एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोली लगाई जा रही है, वो भी खत्म हो जाएगी व्यवस्था। उसके खत्म होने से क्या होगा कि हमें जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है वो कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ेगी, हमें जो कम कीमत पर ही कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो प्रणाली स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पर स्टेप अपनाए हैं, कुछ तरीके अपनाए हैं, कुछ चरण अपनाए हैं। उन चरणों में है उन्होंने ये जो व्यवस्था कायम कर पाई है। तो वही व्यवस्था हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना कि फलस्वरूप कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था, यानी आप लिख लेना कि फलस्वरूप कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी और यह काम कई चरणों में किया गया। यानी इसके चरण आप देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर लागतों को कंट्रोल करना है, आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। तो इसका पहला चरण हम देखेंगे, ठीक है। इसी में ये सब पॉइंट आप डाल लेना, पहला चरण है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले चरण में उन्होंने क्या किया है, कपड़ा व्यापार में जो भी सक्रिय व्यापारी थे, दलाल थे, इनको खत्म किया जाए, ठीक है। तो इनको खत्म करने की कोशिश की, ये आप लिख लेना इसी में कि कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों, दलालों को खत्म करने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ पर बुनकरों पर निगरानी रखने, यानी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए यहाँ पर वेतनभोगी, ध्यान रखना ये फ्री वाले कर्मचारी नहीं है, वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए हैं। इन्हें गुमाश्ता कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है और यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है कि उन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी वो कर्मचारी किस नाम से जाने जाते थे, वो गुमाश्ता के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो इन्होंने क्या किया, ये गुमास्ता यहाँ पर रख दी है।
तो इन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो पहले चरण में इन्होंने ये प्रयास किया है कि सबसे पहले हमें सक्रिय व्यापारियों और दलाल जो हैं यहाँ पर, इनको खत्म करना है, और साथ ही साथ कपड़ा कलेक्ट करने के लिए, कपड़े का भुगतान करने के लिए, माल पर निगरानी, माल तैयार गुणवत्ता जांच करने के लिए उन्होंने एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। तो आपने पहले चरण में आपने नोट कर लिया। अब जिसका जो बी यानी दूसरा चरण है, दूसरा चरण में इन्होंने क्या किया है, दूसरे चरण में इन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियां का मतलब क्या है, पाबंदियों में इन्होंने पहली पाबंदी तो ये लगाई है कि भाई आप जिससे कर्ज लोगे, यानी कि आपने मान लीजिए हमसे कर्ज लिया, तो आप अपना सारा सामान हमें ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। जब इस तरह की व्यवस्था कायम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, और आप ये बात तो जानती हैं, बुनकरों के पास इतना तो पैसा था नहीं कि भाई अपने दम पर बहुत ज़्यादा उत्पादन कर पाते, उन्हें भी कर्ज लेना पड़ता था। तो यहाँ पर वही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इसका दूसरा चरण लिख लेना कि जो बुनकर कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज लेते थे, जो बुनकर कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और को या फिर व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुरुआत में तो स्थिति ये थी, कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो बुनकरों को लगने लगा कि भाई हमें तो कपड़ा ही बेचना है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कंडीशन रख भी दी अंग्रेजों ने, तो क्या फ़र्क पड़ता है, गुमाश्ता को दे रहे हैं, पुर्तगाली व्यापारी को दे रहे हैं, डच को दे रहे हैं, स्थानीय व्यापारी को दे रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमें तो पैसा चाहिए। बुनकर थोड़े लालच में आ गए। बुनकरों को ये नहीं, अपना फ्यूचर नहीं दिखा, बुनकरों को बस ये लालच दिखा कि हमें तो पैसा मिलता रहेगा, हमें क्या दिक्कत है कि भाई हमें तो जो पहले पुर्तगाली डच दे रहे थे, अब हमें ये दे रहे हैं पैसा, हमें तो माल तैयार करके ही तो बेचना है। तो बुनकरों ने अपना फ्यूचर नहीं सोचा, भविष्य के बारे में नहीं सोचा। तो इन्होंने क्या किया कि मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो बुनकरों ने ऐसे तमाम गुमास्ताओं से तमाम पैसे ले लिए। अब भाई पैसे ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है, उत्पादन करना ही करना है हमें। तो बुनकरों के पास जो भी उनकी पैतृक जमीन थी, स्थानीय जो पैतृक जमीन थी, इस पर वो खेती किया करते थे, वो सभी उन्होंने किराए पर दे दी, भाड़े पर दे दी, और पूरे फुल टाइम के लिए बुनकरी में लग गए। उन्होंने कहा नहीं, अब तो कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से ही हमारी आमदनी होगी, अब उसी से हमारा घर चलेगा, हम अब खेती वेती नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं खेती का कितना महत्व है यहाँ पर। यानी कहीं ना कहीं खेती ना करना भी भुखमरी के कगार पर पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। यानी खेती इन्होंने छोड़ दी, और यही रीजन है भुखमरी पर खुद पहुंच गए। क्योंकि खेती छोड़ने का मतलब क्या था, या तो खेती इन्होंने भाड़े पर दे दी है, और भाड़े पर कोई भाड़ेदार नहीं मिला है, तो क्या किया, बंजर छोड़ दिया कि भाई अब हम यहाँ पर बुनकरी कर लेते हैं, इसी से पैसा कमा लेंगे, इसी से अनाज खरीद लेंगे। अब अनाज आएगा कहाँ से, उत्पादन आसपास भी नहीं हो रहा है, तो अनाज आएगा कहाँ से। तो ये सब लोग ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। अब वे अपनी जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। यानी अब वो अपनी जमीन जो है भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। लेकिन अब देखिए, ज़्यादा दिन तक तो चलने वाली व्यवस्था थी नहीं, लेकिन जल्द ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। अभी टकराव की खबरें आने का कारण क्या था, सबसे पहली बात कारण क्या था। कारण ये था यहाँ पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके अपना सत्ता में पैर पसार चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में भी जो है आसीन हो चुकी थी, ऑब्वियसली बात है, पावर भी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपने देखा होगा किस तरह से रियासतों को भी रेगुलेट करना चाह रही थी, तमाम राजाओं को उसने अपने अनुबंध में, अपने झांसे में ले रखा था। तो ऑब्वियसली बात है, प्रशासनिक सत्ता हो या फिर राजशाही सत्ता उसके हाथ में थी। तो यहाँ पर जो गुमास्ता आते थे, कर्मचारी आते थे, ये कर्मचारी अकेले नहीं आते थे, जैसे डच व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी अकेले आकर मोल तोल कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं आते थे। ये अपने साथ 4-5 भैया वही हट्टे कट्टे सिपाही लेकर आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई व्यक्ति अपने साथ 4-5 लठैत टाइप यानी लाठी रखने वाले सिपाही लेकर आए और आपसे कहे कि आप बताइए आप कितना प्राइस लेंगे, ऑब्वियसली बात है आपकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें ये इतना चाहिए। आप मुंह खोलकर जो है मांग नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही था। गुमास्ता क्या था, गुमास्ता जो है भाई अच्छे खासे वही आते, अपने रौब में आते थे। तो यहाँ पर जो बुनकर हैं वो अपना प्राइस नहीं मांग पाते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो पुराने वाले सौदागर थे उनसे इनका थोड़ा अपनेपन वाला संबंध स्थापित हो गया था। अपनेपन का मतलब क्या है, जैसे हमारे आसपास कोई हमारा मिलने वाला होता है, कहीं बीच में परेशानी आ गई तो हमने उसे कर्ज दे दिया, आगे पीछे वो लौटा देगा हमें, हम ये कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पर तो अंग्रेजों ने रूल ये बना दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल बना दिया था, आप पैसा लोगे तो उत्पादन हमारे लिए ही करोगे, बीच में किसी के लिए नहीं करोगे। वहाँ पर थोड़ा ये था कि संबंध होते थे, तो हमने थोड़ा उत्पादन आपको भी दे दिया, किसी और को भी बेच दिया।
लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से जो हमारे पुराने वाले संबंध वाले जो सौदागर थे, जान पहचान वाले थे, उनसे भी हमारे संबंध बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे नए लोग आए हैं, इन्हें कोई संबंध से मतलब है ही नहीं, इन्हें तो बस केवल केवल क्या चाहिए, पैसे के बदले कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा कभी कभी क्या था, कपड़ा तैयार नहीं हो पाया। अब तैयार ना हो पाने का रीजन क्या था, तैयार ना हो पाने के तमाम रीजन थे। तो तैयार ना हो पाने पर गुमास्ता क्या करते थे, गुमास्ता पनिश करते थे, यानी सजा देते थे, यानी बुनकरों को सजा देते थे, मारते थे, पीटते थे। तो उससे क्या हुआ कि उससे और ज़्यादा हालात बिगड़े, हालात सुधरे नहीं, उससे और ज़्यादा हालात बिगड़े। और एक स्थिति ये आई कि तमाम बुनकरों ने जो अपना जो है पेशा ही छोड़ दिया। पेशा छोड़ने का रीज़न ही यही था। पहली बात, यहाँ पर अपना माल का मोल भाव कर नहीं सकते हैं, माल समय पे तैयार नहीं हो रहा है तो कोड़े भी खा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों ने जो है बुनकरों ने अपना पेशा छोड़ दिया, भाग गए, मजदूरी करने लगे या फिर खेती में फिर से लौट आए। तो ये ऐसे करके देखेंगे कि भाई बुनकर जो है हमारे किस तरह से भुखमरी के कंगाल जो है दलदल में फंसते चले गए हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी कहानी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर थर्ड का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया है। अब थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप नोट कर लेना। इसी में यहाँ पर आप लिखेंगे कि गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव यहाँ पे लिख लेना, वे दम्भपूर्ण मतलब एकदम भाई रौब वाला, वे दम्भपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। ठीक है, तो भाई आप समझ रहे हैं, सिपाही लेकर आ रहे हैं तो मोल तोल तो कर ही नहीं पाएंगे, मोल भाव तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लिख लेना कि अब बुनकर दाम पर मोल भाव नहीं कर सकते थे, और मोल भाव के साथ साथ क्योंकि पैसा ले रहा है तो किसी और को बेच भी नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से ये देखने को मिलेगा कि ये सब स्थितियां ये देखने को मिलेंगी, बहुत सारे बुनकर अपने स्थानीय पैतृक गांवों को छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर विरोध भी हुआ है, कई जगहों पर हाथापाई भी हुई है, मारपीट भी हुई है, तो बगावत भी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गाँव छोड़कर चले गए। इसी में सब पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि भाई कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकरों ने कर्जा लौटाने से मना कर दिया है। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे और उन्होंने करगा जिसमें कपड़े का उत्पादन होता है बंद कर दिए हैं और फिर से खेती करने लगे हैं या फिर मजदूरी करने लगे हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि भारत का जो स्थानीय उद्योग था, परंपरागत उद्योग था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों की वजह से। वो आप सामने देख पा रहे हैं। तो आपने चौथे का सब पॉइंट देख लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैनचेस्टर का आना। देखिए, मैनचेस्टर के बारे में एक बच्चे ने मुझे सवाल किया, सर ये मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है उस समय का। यानी मैनचेस्टर वहाँ पर एक औद्योगिक नगर था जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा था, काफ़ी सारी मशीन वाले उद्योग लगे हुए थे। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ दिल्ली में कह सकते हैं भाई दिल्ली एनसीआर जो है औद्योगिक उत्पादन अच्छा खासा होता है इर्द गिर्द दिल्ली एनसीआर में। तो वैसे ही मैनचेस्टर जो था उस समय, मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। तो यहाँ पर जो भी उत्पाद बनकर ब्रिटेन का उत्पाद जो है निकल रहा था वो मैनचेस्टर से ही बन के निकल रहा था। तो यहाँ पर इसलिए मैनचेस्टर का आने का मतलब क्या है कि भारत में औद्योगिक नगरों का विकास होना। ठीक है, यानी भारत में मैनचेस्टर का आने का मतलब क्या है कि भारत में भी औद्योगिक नगर विकसित होना। इसी को हमारे यहाँ जो है मैनचेस्टर बोला गया है। ठीक है, तो मैनचेस्टर के लोगों को लेकर कंफ्यूज मत होना, मैनचेस्टर एक शहर का नाम है वहाँ के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में आप सभी को पता है, ये तो बात आप सभी ने, आप भी एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इनमें से एक व्यक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर हेनरी पतुलो, इसने भी कहा था कि भाई भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती है और कोई भी दुनिया का देश इतना अच्छा माल नहीं बना सकता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये बात हम सभी को माननी पड़ेगी कि हमारा जो परंपरागत उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, कपड़ा उद्योग, उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं है दुनिया में। यानी हमारे यहाँ की चाहे साड़ियाँ हो, बनारसी साड़ियाँ हो, यहाँ पर कोई भी हमारे यहाँ का कपड़ा हो विशिष्टता वाला, उसकी कोई टक्कर आज नहीं ले सकता है। यानी कि जो है हम विशिष्टता में, तो हम विशिष्टता में हैं, अग्रणी आज भी हैं। आज भी तमाम, चाहे मशीनी कट का युग आ गया हो, लेकिन हमारे यहाँ की जो परंपरागत जो चीज़ें बनती आ रही हैं उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर शुरुआत में हम देखेंगे कि भारत में कैसा रवैया रहा है। तो 1811 से लेकर 12 में सूती माल का हिस्सा जो हमारे यहाँ टोटल एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारे यहाँ से जितना भी निर्यात हो रहा था उसमें 33% जो था हमारा सूती कपड़ा था। लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स की नीतियाँ बहुत ज़्यादा गलत थी, 1850-51 तक आते आते यानी लगभग 40 सालों में ही, 4 दशकों के अंदर अंदर, 40 साल के अंदर अंदर ये जो हमारा निर्यात है, निर्यात में कपड़े की मात्रा मात्र 3% रह गई है। यानी 33% से कितनी गिरावट आई, 30% की गिरावट आई है। 30% की यहाँ पर आपको सीधी सीधी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर।
यानी कि आपका जितना भी निर्यात हो रहा है उसमें 30% की गिरावट यहाँ पर कपड़े में देखने को मिल रही है, 3% रह गया है कपड़ा। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और है, 18वीं सदी में ब्रिटेन में भी औद्योगिक इकाइयों का विकास होने लगा। यानी वहाँ पर आपने देखा मैनचेस्टर, लिवरपूल वगैरह, वहाँ पर भी बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी औद्योगिक मिल वगैरह स्थापित होने लगे, जहाँ भी कपड़े का उत्पादन होने लगा। अब चूंकि ब्रिटेन में भी कपड़ा बनने लगा है और वो भी फैक्ट्रियों में बन रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि भाई ब्रिटेन में जो कपड़ा बन रहा है वहाँ पर बाहर से कपड़ा ना आए। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यानी भारत में मान लीजिए भारत में उत्पादन हो रहा है तो भारत के व्यापारी यही तो सोचेंगे कि विदेशी कपड़ा ना आए तो हमारा कपड़ा जो है स्थानीय बाजार में अच्छे से बेचा जाएगा। तो वही बात वहाँ पर लागू हुई। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यानी कहाँ के, ब्रिटेन के जो स्थानीय व्यापारी वगैरह थे, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, भारत से कपड़ा नहीं आना चाहिए, भारत से अगर कपड़ा आए तो उस पर आयात शुल्क लगाया जाए, यानी कि उस पर एक भारी भरकम आयात शुल्क लगाया जाए। आयात शुल्क लगाने से क्या होगा, जो बाहर से बना हुआ कपड़ा है जब वो ब्रिटेन में पहुंचेगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं, लोगों का मन जो है कहीं ना कहीं मनोबल जो है टूट जाएगा और लोगों का मन भी धीरे धीरे करके भारतीय कपड़े से हट जाएगा। और ऐसे करके हमारा स्थानीय जो कपड़ा है वो लोग खरीदने लगेंगे, यानी हमारे यहाँ का बना हुआ कपड़ा लोग खरीदने लगेंगे। तो वही हुआ यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर यही देखने को मिलता है, सरकारों ने जो है व्यापारियों के दबाव में आकर, कारोबारियों के दबाव में आकर इन्होंने नया नियम लेकर आए हैं, रूल लेकर आए हैं। आप 9th में आपने पढ़ा भी है। और ऐसे करके भारतीय कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है या फिर भारी भरकम शुल्क लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग भारतीय कपड़े को नहीं खरीद पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के लिए एक व्यापार, यानी भारत के लिए एक जो व्यापार का क्षेत्र बना हुआ था वो क्षेत्र पहले ही हाथ से निकल गया ये कुछ नीतियों की वजह से। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में कि इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला। देखिए यहाँ पर पूरी लाइन नहीं लिखवाऊंगा, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख लेना। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना आराम से बिक सकें। इंग्लैंड में आराम से, यानी अपने जगह आराम से ये बिक सकें। इसके अलावा इन्होंने एक दबाव और डाला। अब तक ईस्ट इंडिया क्या कंपनी करती थी, ईस्ट इंडिया हमारे पूरब की ओर से सामान ले जाकर कहाँ बेचती थी, ब्रिटेन वगैरह में या यूरोप के अन्य देशों में बेचती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और दबाव डाला है व्यापारियों ने। उन्होंने कहा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल पूर्व से सामान नहीं लेकर आएगी, ईस्ट से सामान लाकर वेस्ट में नहीं बेचेगी। अब ये वेस्ट में बने उत्पाद जो है इनको ले जाकर ईस्ट में बेचेगी। इन्होंने ये कंडीशन रख दी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करके वहाँ से इंग्लैंड से सामान आना भारत की ओर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगला पॉइंट आप लिख लेना कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कारोबारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचें। ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रेड हो रहा था, हमारा जो व्यापार हो रहा था, अब वो व्यापार की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। और ऐसे करके हमारे स्थानीय जो बाजार वो तो खत्म हो ही गया, स्थानीय उद्योग खत्म हो गया। अब हम निर्भर हो गए इंग्लैंड वालों पर। तो यहाँ पर आप वही देख रहे हैं। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, कि 1850 तक आते आते सूती का आयात, यानी जो सूती कपड़ा हम आयात करने लगा, यहाँ पे आप समझ रहे हैं निर्यात हमारा खत्म हो गया बिल्कुल। अब आयात, भारतीय आयात में 31% हो चुका था। यानी हम ये देखेंगे कि हम जो पहले बाहर से सामान बहुत ना के बराबर मंगाते थे, अब उसमें 31% हमारा जो कपड़ा मंगाना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी हमारे लिए शर्म की बात है कि एक भारत में हम एक आत्मनिर्भर, कपड़े बनाने में आत्मनिर्भर थे और हमें मजबूरी में कपड़ा मंगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट यही है कि 1850 तक आते आते सूती कपड़ा जो है, सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। और अगर 70 के दशक तक देखें तो 50% से ऊपर क्या है, हमारा सूती कपड़ा आ रहा था भारत से। यानी हमारे यहाँ कपड़े का उत्पादन बिल्कुल ठप हो चुका था, आप समझ लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब ये हाल हुआ तो स्थानीय बाजार खत्म हो गए, यानी कि यहाँ पर वही स्थिति आई। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, जब हमारे यहाँ ब्रिटेन का बना हुआ माल, मैनचेस्टर का बना हुआ माल जो है यहाँ पर इसमें भरमार हो गई। और चूंकि मैनचेस्टर में बना हुआ माल जो था वो मशीनों से बना हुआ माल था, तो मशीन से बने हुए माल में लागत तो कम आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। और हमारे यहाँ हाथ से कपड़ा बन रहा था, करघे पे कपड़ा बन रहा था, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, कीमत भी ज़्यादा थी हमारे यहाँ की। तो अब ऐसी बात है, जो हमारे यहाँ की गरीब जनता थी, उस समय की गरीब जनता ने क्या किया, एकदम इसके ऊपर आकर्षित हुई है और इसको खरीदने लगी है। तो ऐसे करके
जो है ब्रिटेन वालों को हमें हमारे यहाँ एक अच्छा खासा उन्हें एक बाजार मिल गया है, भारत को एक बाजार बना पाए हैं अच्छा खासा। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर चौथा पॉइंट कि स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। इसी में सब पॉइंट कम लागत पर मशीन से बनने वाले आयातित उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शुरुआत में क्या है कि आप यहां देखेंगे मैनचेस्टर से जो कपड़ा आ रहा है, तो कपड़ा बनाने में जो भी रॉ मटेरियल कपास वगैरह इस्तेमाल हो रहा है वो यूरोप में ही पैदा हो रहा था। भाई वो यूरोप में ही पैदा हो रहा था, यानी कि उस समय कच्चे माल के रूप में हमारे यहाँ से कपास नहीं जाता था। वो यानी कि जो मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था उसके लिए कपास उन्हें वहीं अपने आसपास के क्षेत्र से ही, यानी ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही, आसपास में ही मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर स्थिति फिर से चेंज हुई है। यहाँ पर 1860 के दशक में क्या हुआ है कि अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है। अब चूंकि अमेरिका से भी ये लोग कपास मंगाते थे और इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन में होता था कपास, तो अमेरिका से उनका उस समय अच्छा खासा कपास आ रहा था। अब अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, तो गृह युद्ध स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इन्हें जो है कपास की आमद जो है मिलना बंद हो गई। तो फिर उन्होंने भारत से कच्चा माल मंगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप देखेंगे, तो यहाँ पर 5वां पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि 1860 के दशक में जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, तो और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे यहाँ का जो कपास है वो एकदम बाहर की तरफ जाने लगा, यानी हमारे इंडिया से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पहली बात कपास का उत्पादन ज़्यादा हो नहीं रहा था, जितना हो रहा था स्थानीय लेवल पर ही वो कंज्यूम हो जा रहा था, यानी स्थानीय लेवल पर ही लोग जो है बुनकर जो है उन्हें खरीद पा रहे थे। उस समय इसकी कीमतें ज़्यादा नहीं थी, यानी उस समय हमारे यहाँ जो कपास जो था पैदा हो रहा था, पैदावार हो रही थी, उसकी कीमतें यहाँ पर नहीं थी। अब चूंकि इसकी अचानक से डिमांड आ गई कपास की यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कपास की जो कीमतें हैं, प्राइस है, एकदम हाई हो गया। अब प्राइस हाई होने की वजह से ये हुआ कि स्थानीय व्यापारी जो थे, स्थानीय बुनकर जो थे, वो कपास खरीद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई कपास तो बहुत महंगा हो गया है और कपास को ब्रिटेन वालों की मजबूरी है, तो ब्रिटेन वाले यहाँ से ले जा रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर भारतीय स्थानीय बुनकर तो खरीद ही नहीं पा रहे थे इसे। तो भाई यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो आप लिखेंगे इसी में कि भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि होने से कीमत आसमान छूने लगी और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। लाले मतलब यहाँ पे एकदम स्थानीय जो है आपकी आम लैंग्वेज में लिखा है, लाले पड़ने का मतलब क्या है, कमी पड़ गई। ठीक है, तो देखिए जो लेखक हैं वो भी आपके हमारे और आपकी तरह ही हैं। एक मतलब अपने जो डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं, उन्होंने वही लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी है कि लाले पड़ गए। लेकिन अब आप कहीं एग्जाम में लिख कर आए तो आप लाले पड़ गए मतलब लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना उनके लिए कमी हो गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतना सब प्रतिबंध, इतना सब दिक्कतें झेलने के बाद किस तरह से ये भारतीय उद्योग टिक पाता, टिकना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर एंड में स्थिति 19वीं सदी तक आते आते देखने को मिली है कि पूरा भारतीय बाजार जो था कि वो तो बुनकर तो खत्म ही हो गए हैं, कारीगर खत्म हो गए हैं। पूरा भारतीय बाजार जो है मशीनों से बनी चीज़ें जो है, यानी मैनचेस्टर से बनी चीज़ों से यहाँ पर पट गया है। तो यहाँ पर आप छठा पॉइंट लिख लेना कि 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की चीज़ों से पट गया था। 19वीं सदी के आखिर में आकर यानी कि हमारे भारतीय कारखाने भी 2-4 लग गए हैं, उनमें भी उत्पादन होने लगा है। इसके अलावा ब्रिटेन से तो सामान आ ही रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। छठा पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भारत में फैक्ट्रियाँ कैसे आई। अगली हेडिंग आए फैक्ट्रियों का आना। आपको पता है कि भाई आपके यहाँ पहली कपड़ा मिल जो होती है 1854 में लगी थी, इसमें 2 साल बाद उत्पादन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद यहाँ पर उसी समय 1855 में बंगाल में जो है रिचरा में आपको पता होगा जूट मिल स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जगहों के नाम मत लिख लीजिए क्योंकि आपको जियोग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये जगह और किन किन व्यक्तियों ने इनमें सहयोग दिया है वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप उतना ही लिख लीजिए जितना जरूरी है। जियोग्राफी में तो मैंने पूरा बताया है कौन से लगाने वाले व्यक्ति कौन से हैं,
क्या नाम है उनका, किस जगह पे लगी, मैंने पूरा बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट कि बम्बई में आपकी पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी है, और देश की पहली जूट मिल, यानी देश की पहली जूट मिल जो है 1855 में बंगाल में लगी। वहीं आपके उत्तर भारत में बात करें तो उत्तरी भारत में आपका एक मिल स्थापित किया गया, इसका नाम है एल्गिन मिल। तो ये उत्तर भारत का पहला कपड़ा मिल है और 1860 के दशक में कानपुर में खोली गई है ये। वहीं 1874 में आपका जो मद्रास है आपका, उसमें पहली बार कताई और बुनाई मिल खुली है, ये आप नोट कर लेना। तो ये आपके पहले का 3 सब पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक उद्यमी कौन थे हमारे यहाँ। शुरुआत में पहली हेडिंग आपकी यहाँ पर ये प्रारंभिक उद्यमी कौन थे, यानी कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, जब हमारे यहाँ जो व्यापार चल रहा था तो वहाँ पर धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हैं, तो उनमें उद्यम में कौन कौन से उद्यमी जो हैं वो कौन कौन यहाँ पे शामिल था। देखिए शुरुआत में क्या था कि आपको पता ही होगा कि चीन के साथ जो है ब्रिटेन का क्या किस तरह का अफीम का व्यापार होता था, यानी कि आपको पता होगा कि अंग्रेज भारत में अफीम पैदा करवाते थे और अफीम का लती बना दिया था। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है कि चाइना वालों को जो है अफीम की लत लगा दी थी इन लोगों ने। तो अफीम की लत लगा देने की वजह से क्या हुआ था कि ये क्या करते थे, भारत से अफीम पैदा करवाते थे और उस अफीम को ले जाकर चाइना वालों को दे देते थे, और चाइना से वहाँ से जो है चाय वगैरह और उत्पाद वगैरह वहाँ से ले आते थे। यानी ऐसे करके यहाँ से, यानी हमारे इंडिया से अफीम पैदा करवा रहे हैं, उसे चाइना को बेच दे रहे हैं और चाइना से चाय वगैरह लाकर हमारे यहाँ बेच दे रहे हैं और अपने ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, ये काम करते थे। तो ये जो व्यापार चल रहा था इनका अंग्रेजों का, इसी व्यापार में कुछ हमारे भारतीय व्यापारी भी शामिल हो गए। तो भारतीय व्यापारियों ने क्या किया, जगह जगह पे भाई यहाँ पे इस व्यापार में शामिल होकर इन्होंने भी खूब पैसा कमाया है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे व्यापारी रहे हैं। इन्हीं व्यापारियों में क्या रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी यहाँ पर इकाइयाँ भी स्थापित कर दी हैं। कुछ यहाँ पर आगे फेमस भी हो गए हैं, जैसे यहाँ पर बम्बई में डिंशा पेटेट, और यहाँ पे जमशेदजी नुनसरवाजी टाटा हैं, ये फेमस हुए हैं। कोई एक मारवाड़ी सेठ हैं आपके हुकुमचंद, ये भी फेमस हुए हैं। तो ये चीन के व्यापार में ये भी शामिल हो गए हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट कि बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने से चला आ रहा था। अब देखिए इसमें पूरा नहीं लिखवाऊंगा, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं। इसमें आप लिख लेना, इनमें से कुछ भारतीय व्यवसायी भी शामिल थे, जिनमें द्वारकानाथ टैगोर, बंबई में डिंशा पेटेट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, तथा 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि 1955 में पहली जो है 1855 में देश की पहली जूट मिल जो है बंगाल में स्थापित की गई है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं 1917 में हुकुमचंद ने पहली जूट मिल लगाई है, ये क्या लिखा गया है। देखिए 1855 में जो जूट मिल लगाई गई थी वो सफल नहीं हो पाई थी, कुछ दिन बाद बंद हो गई थी। लेकिन 1917 में जो जूट मिल स्थापित की है जो आपके हुकुमचंद ने, वो एक सक्सेसफुल हो रही है मिल, और काफ़ी लंबे समय तक चली है। तो इस वजह से ये 17 वाली जो है ये सफल वाली मिल है। सफल का मतलब क्या है, इसे सफलता मिल पाई है। 1855 वाली को सफलता नहीं मिल पाई थी, वो बंद हो गई थी मिल, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ये कहें सर अभी तो आपने ऊपर यहाँ पे एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ। एनसीईआरटी में गलत नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ये पूरा लिखना ये भूल गए हैं। यहाँ पे लिखना था ये देश की पहली सफल जूट मिल है। वो सफल नहीं थी, यानी पहली जूट मिल तो थी लेकिन पहली सफल जूट मिल नहीं थी, ये पहली सफल यानी सक्सेसफुल हो पाई है ये। तो आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यापार, इसके अलावा ये तो व्यापार कर ही रहे थे, शामिल थे व्यापार में। इसके अलावा हमारे कुछ मद्रास के भी, यानी कि हमारी जो मद्रास चेन्नई वाला है मद्रास, तो मद्रास के कुछ सौदागर यहाँ पर क्या करते थे, ये बर्मा जो आपका है म्यांमार, इससे व्यापार करते थे। इसके अलावा कुछ लोग जो होते मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के संबंध थे इनके, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन सब लोगों ने पैसा कमाया, अपनी अपनी यहाँ पर पैसा लगाया, दूसरे शहरों में पैसा लगाया है, कई जगह फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी, फैक्ट्रियाँ भी लगाई हैं इन्होंने। ऐसे करके भारतीय व्यापारियों ने भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय व्यापार में धीरे धीरे जब औपनिवेशिक शिकंजा कसने लगा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो व्यवसायी हैं, ये जो लाभ कमाने वाले बीच में बिचौले व्यवसायी हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत, उन पर संकट आ गया, उनकी स्थिति पर संकट क्रिएट हो गया है। तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप
नोट करेंगे यहां पर भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया। औपनिवेशिक शिकंजा कसने पर भारतीय व्यवसायियों को अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। यानी भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसने पर भारतीय व्यापारियों को अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। यानी जो भारतीय व्यापारी थे चूंकि माल अपना विदेशों में भी बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है, इन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए ताकि ये लोग अपना माल बेच ही ना पाए, केवल और केवल ईस्ट इंडिया का अधिकार रहे। तो ये आप यहाँ नोट कर लिया होगा, थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब यहाँ पर ये लोग जो पहले बना हुआ माल ले जाते थे, कपड़ा वगैरह ले जाते थे, अब केवल रॉ मटेरियल ही केवल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ब्रिटेन में इंग्लैंड के जो औद्योगिक घरानों को केवल और केवल कच्चे माल की जरूरत थी, बने हुए माल की जरूरत तो थी नहीं। बना हुआ माल तो उनके यहाँ फैक्ट्रियों में बन ही रहा था। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिखेंगे कि अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज यानी कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिसकी अंग्रेजों को जरूरत थी। अब वे कच्चे माल और कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। अब देखिए हमारे यहाँ कुछ औद्योगिक इकाइयां लगी हुई थी, तो उनको नियंत्रण करने के उनका नियंत्रण जो है कुछ यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों के हाथ में था। यूरोप की कुछ कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो हमारे यहाँ की इकाइयां जो स्थापित थी उन पर नियंत्रण कर रही थी। यानी हमारे यहाँ जो मिलें स्थापित करवाई गई हैं, उन मिलों को स्थापित करने में भारतीय व्यापारियों का हाथ नहीं रहा है। उन मिलों को स्थापित करवाने में बड़ी बड़ी यूरोप की कंपनियों का ही हाथ रहा है। तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चौथा पॉइंट कि पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां, जिसमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, इसके अलावा एंड्रयू यूल और जॉर्डीन स्किनर एंड कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। यानी कि हमारे यहाँ यही था कि पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों के रूप में हमारे यहाँ, जिसमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डीन स्किनर जो है आपकी यहाँ पर जॉर्डीन स्किनर एंड कंपनी, इन जैसी बड़ी कंपनियां जो होती हैं भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। अब देखिए यहाँ पर जो नियंत्रण ये लोग कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, पैसा लगाने वाले कौन है? पैसा लगाने वाले भारतीय हैं यहाँ पर। ये भारतीय वित्त पोषक जो है भारतीय व्यापारी वो पैसा लगा रहे हैं। नियंत्रण, कामकाज कैसे होगा, मशीन कैसे आएगी, मशीन कैसे लगेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, वो काम वो लोग देख रहे हैं, पैसा हमारे यहाँ के लोग लगा रहे हैं। देखने वाली बात यहाँ पर यही है। यहाँ पर लिख रहे हैं ना, भारतीय वित्त पोषक यानी कि फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फैक्ट्रियां लग गई हैं। अब फैक्ट्रियों में लगने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्कर ने मजदूर कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी यही पूछ रही है, मजदूर कहाँ से आए, यानी मजदूर कहाँ से आए। अगर हम बात करें अपने यहाँ, तो यहाँ पर आपके यहाँ 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करने वाले थे उनकी संख्या 5,84,000 थी। 1946 तक ये संख्या बढ़कर 24,36,000 के करीब पहुंच चुकी थी। तो आप पहला पॉइंट ये लिख लेना। मजदूर ऑब्वियस सी बात है, मजदूर जो है आसपास के अपने जिलों से आए थे, यानी मजदूर आसपास के गांवों से आते थे। अब देखिए शुरुआत में क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई जैसे जो आपका बम्बई की सूती कपड़ा मिलें हैं, तो बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में जो सबसे ज़्यादा मजदूर थे, 50% से ज़्यादा मजदूर थे, वो रत्नागिरी जिले से आए थे। बम्बई के पास रत्नागिरी जिला है, वहाँ से आए थे। तो शुरुआत में स्थिति ये बताई गई है, लिखना नहीं है, केवल ये समझ लीजिए कि मजदूर जो आसपास के गाँव से आते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पता चला है लोगों को, बाहर दूर दराज के लोगों को पता चला है कि भाई वहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत है, तो यूपी वगैरह, बिहार वगैरह से भी मजदूर यहाँ पे पहुँचने लगे थे। अब देखिए यहाँ पर भी स्थिति वही क्रिएट हुई थी, मजदूरों की भरमार है लेकिन काम मिल नहीं रहा है। जैसे आपने यूरोप के संदर्भ में देखा, यूरोप में यानी फैक्ट्री में आपका कोई जान पहचान वाला है तो आपको काम मिल जाएगा, जान पहचान वाला नहीं है तो आपको महीनों वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी स्थिति वही थी, यानी तमाम लोग जो थे, क्योंकि खेती नष्ट हो चुकी थी, खेती खत्म हो चुकी थी, तो तमाम लोग रोजगार की तलाश में क्या थे, इन शहरों की ओर रुख कर चुके थे। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे इसमें कि परंतु बाद में, यहाँ लिख लेना आप, परंतु बाद में, इसी में ही लिख लेना, परंतु बाद में दूर दराज के इलाकों जैसे संयुक्त प्रांत के लोग, परंतु बाद में दूर दराज के इलाकों जैसे संयुक्त प्रांत के लोग
संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत के लोग भी बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। ठीक है, ये आपका पहले का सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुरुआत में जब यहां पर उपक्रम लगाए गए थे तो यहां पर मजदूर शुरुआत में तैयार तो नहीं हुए थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, उद्योगपतियों ने अपने जॉबर रख दिए थे। जॉबर नाम का एक कर्मचारी तैनात कर दिया था। उनका जो जॉबर जो होता था, एक विश्वस्त कर्मचारी था, कोई पुराना कर्मचारी जो होता था, उनके मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं चापलूसी करने वाला हो या फिर बहुत ज्यादा उन पर भरोसेमंद जो आदमी हो, उसको वो रखते थे। उसका नाम जॉबर रख दिया था। उसका काम यही था कि भाई मजदूरों को ढूंढ कर लाना है। शुरुआत में स्थिति यहाँ पर ये थी। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे आप अगली पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे जो कि उनका कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। तो ये क्या करता था कि भाई गांव गांव जाकर आश्वासन देता था, भरोसा देता था कि भाई हमें आपको पैसा दूंगा, रहने के लिए मुहैया करवाऊंगा, जगह मुहैया करवाऊंगा, जरूरत पड़ने पर भी पैसा दूंगा। तो ऐसे करके जॉबर ये भरोसे देकर मजदूरों को ले आते थे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऑब्वियसली बात है, जॉबर ये काम कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो जॉबर भी अपने आप को जो है, अब समझ रहे होंगे आप, सीनियर समझने लगे। और यानी जॉबर ने भी क्या किया कि मजदूरों की जिंदगी को हैंडल करना सीख लिया कि मजदूर तो हमारे गुलाम हो गए एक तरह से। तो जॉबर क्या करते थे, मदद के बदले उनसे पैसे तोहफे की मांग करने लगे और खास करके मजदूरों की जिंदगी में हस्तक्षेप भी करने लगे। तो आप समझ सकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं तो वो इंटरफियर करने लगता है। तो वही चीजें यहाँ पर इनके जॉबर के साथ में थी। ये जॉबर है, जॉबर का ही फोटो है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है औद्योगिक विकास का अनूठापन। यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से औद्योगिक विकास आगे बढ़ा है और उस औद्योगिक विकास के दौरान हमारी जो भारतीय उपक्रम है वो कैसे फले फूले हैं, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में आप सभी को पता होगा, स्टार्टिंग में जो यूरोपीय प्रबंधकीय कंपनियां थी उनको कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी। यानी कुछ खास तरह के उत्पादन का मतलब क्या है, यानी वही उत्पादन जिसकी जरूरत यूरोप वालों को थी। तो इन्होंने खास करके चाय, कॉफी और खनन और नील और जूट व्यवसाय में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी नए व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो यहां पर आप पहला पॉइंट लिख लेना, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों ने कुछ खास तरह के उत्पादों जैसे चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। अब देखिए, शुरुआत में क्या है, जैसे हमारे भारत में भी 19वीं सदी में औद्योगिकरण स्थापित हो गया था, हमारे भारत में भी जो है मिल वगैरह लगना स्टार्ट हो गए थे। तो ऑब्वियसली बात है, आपके माइंड में एक बात आई होगी, जब भारत में मिल वगैरह लगे हैं, कपड़े के मिल स्थापित हुए हैं, तो क्या टकराव हुआ था हमारा? टकराव किन से? मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े से टकराव हुआ था? नहीं हुआ था। न होने का रीजन क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ भी जो कपड़ा बन रहा था मिलों में, वो बहुत अच्छे किस्म का कपड़ा नहीं था। यानी कि सेम वही कपड़ा था, सेम वही, लगभग वहाँ का कपड़ा और हमारे कपड़े में कोई अंतर नहीं था। यानी वहाँ का कपड़ा भी जो मोटे सूती धागे से बनता था और हमारे यहाँ का कपड़ा भी मोटे सूती धागे से ही बनता था। तो इस वजह से हमारे प्रतिस्पर्धा वाली नौबत आई नहीं। कंपटीशन तो तब होती है जब किसी एक का उत्पाद बढ़िया हो, सस्ता हो। अब यहाँ पे दोनों की एक जैसी गुणवत्ता है, दोनों की प्राइस एक जैसे सेम है, तो यहाँ पे कंपटीशन का सवाल ही नहीं आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी, आखिर में यहां पे ऐसे लिख लेना आप, सेकंड पॉइंट, 19वीं सदी के आखिर में भारतीय उद्योगों में बने सामान ने, 19वीं सदी के आखिर में भारतीय उद्योगों में बने सामान ने मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। इसी में सब पॉइंट, भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती कपड़ा मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। यानी कपड़े जो थे वो हमारे यहाँ भी मोटे सूती धागे से ही बनाए गए। अच्छा धागा हमारे यहाँ शुरुआत में नहीं लगाया गया है, कोई कंपटीशन थी नहीं वहाँ पे शुरुआत में। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अच्छा किस्म का धागा वगैरह होता था उसको हम निर्यात कर देते थे, चाइना वगैरह को निर्यात कर देते थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन को जब गति मिली है, बंगाल का विभाजन हुआ है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो है गति पकड़ी है।
इसके बाद लोगों ने जो है अपना हम विदेशी का बहिष्कार का जो है आंदोलन चलाया है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं भारतीयों का जो स्थानीय उत्पादन है इसको बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। तो आप इसका परिणाम ये देखेंगे यहाँ पर, तो 1900 से लेकर 1912 में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया है। ये थर्ड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर 1912 के बाद आपको पता होगा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है। अब चूंकि विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है तो पूरी सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है। बाधित होने का रीजन क्या है? अब ब्रिटेन के जितने कारखाने जो थे वो ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा करने में लग गए कि भाई ब्रिटेन में युद्ध में लगा हुआ है तो युद्धक सामग्री स्टार्ट की जाए। तो ऐसे में जो हमारे इंडिया की तरफ आमद आ रही थी, इंडिया की तरफ जो भी सप्लाई आ रही थी वो तो खत्म हो गई। तब जब इंडिया की तरफ सप्लाई आना बंद हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी स्थिति में का फायदा उठाकर तमाम भारतीय व्यापारियों ने भारतीय स्थानीय व्यापारियों ने इस बात का फायदा उठाया है। उन्होंने छोटे छोटे उपक्रम स्थापित कर लिए हैं और ऐसे करके अपने स्थानीय बाजारों पर अपनी पकड़ जमा ली है। और तमाम ऐसे उत्पाद जो केवल पहले ब्रिटेन से आते थे अब वो उत्पाद भी हमारे भारत में बनने लगे हैं। तो कहा जाए थोड़ा सा यहाँ पर एक संभलने का टाइम मिला है भारत के लोगों को, भारत की इकोनॉमी को, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट, कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। अब देखिए भारतीय जो बाजार है, भारतीय व्यापारी हैं, इनको रातों रात एक यहां पर बाजार मिल गया है। तो यहां पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। बाजारों में मतलब भारतीय उद्योगपतियों, भारतीय बुनकरों, ठीक है, स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को इन्होंने एकदम केवल पकड़ जमा ली। अब तो ये लोग तो अब आएगा नहीं माल, तो ऑब्वियसली बात है अब स्थानीय माल ही बिकेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा इनको कह सकते हैं एक अच्छी खासी गॉड ने भी मेहरबानी की है इनके ऊपर, यानी गॉड ने भी इनकी थोड़ी सुन ली है। युद्ध भी छिड़ गया है उस समय, तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन वाले यहाँ पे अब हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे इतना ज़्यादा। तो ऐसे करके यहाँ पर भारतीय कपड़ा फिर से स्टार्ट हो गया, भारतीय उत्पाद जो है फिर से स्थानीय उत्पादों का बोलबाला हो गया है। अब क्योंकि आप सभी ने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका भी पड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की जो भूमिका कमजोर हो गई थी और कमजोर होने की वजह से ब्रिटेन की अब वो हैसियत नहीं रही थी जो पहली थी। तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ के व्यापार पर नियंत्रण अब वो ज़्यादा नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट सब पॉइंट लिख लेना कि युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आगे देखते हैं, अगली सब हेडिंग है आपकी लघु उद्योगों की बहुतायत। यहाँ पर ये सवाल ये तो बनता है कि भाई अभी हमें जो हमें संभलने का टाइम मिला है या फिर युद्ध के दौरान जो हमारे यहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं उनमें क्या बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं या छोटे उद्योग स्थापित हुए, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ युद्ध के दौरान जो है उद्योगों का तो बढ़ावा हुआ, उद्योगों का इजाफा तो हुआ है, उद्योगों में लोगों लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बड़ी वाले उद्योग जो है वो स्थापित नहीं हुए हैं। छोटे छोटे स्तर पर जो उद्योग है, उत्पादन है, उसका ही दबदबा रहा है स्थानीय स्तर पर। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। यानी कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग थे उनमें से ज़्यादातर ये उद्योग जो थे, यानी 67% बड़े बड़े उद्योग जो थे वो बंगाल और बंबई में स्थापित थे। यानी बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग केवल बंगाल और बंबई तक ही सीमित थे शुरुआत में, ठीक है। अगर हम पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात करें, जो भी ब्रिटिश शासन के अधीन पंजीकृत फैक्ट्रियां थी, रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, तो उनमें भी यानी पंजीकृत फैक्ट्रियों में भी कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा काम करता था। यानी कि ये संख्या यहां पर अगर बात की जाए तो 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। यानी जो भी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी गवर्नमेंट के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, उनमें भी बहुत कम मात्रा में मजदूर काम करते थे। ज़्यादातर जो मजदूर थे, ज़्यादातर लिख लेना, ज़्यादातर मजदूर छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि जो स्पिनिंग जेनी वाला जो है सूत कताई के जरिए जिससे जो है धागा बनाया जाता है, तो
सस्ते, एक तो सस्ती कताई की वजह से, सस्ता धागा तैयार होने की वजह से एक समस्या तो क्रिएट हुई होगी। एक हाथ से धागा तैयार हो रहा हो, एक मशीन से धागा तैयार हो रहा हो, तो ऐसे में हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं उन्होंने इस समस्या को कैसे हैंडल किया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, हथकरघा क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है उसको क्या फिर सामना करना पड़ा, वो भी तो जाना जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया, लेकिन 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। और अगर इस सुधार की बात करें तो 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। इसके होने का पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे होने का एक रीजन ये था कि यहां पर हमारे यहाँ फ्लाई शटल का इस्तेमाल होने लगा था। फ्लाई शटल एक तरह की एक तकनीक थी, और उस तकनीक के जरिए क्या था, एक सस्ती लागत का एक औजार बना लिया था इन लोगों ने, सस्ती लागत का एक औजार बना दिया था हाथों से चलने वाला। तो उस सस्ती लागत का औजार जो खरीद लिया था उससे क्या था, उत्पादन जल्दी होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फ्लाई शटल के नाम से जाना जाता है। आप चाहे यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, यानी हाथ से ऐसे खींच खींच के जो है कपड़ा इसमें डाला जाता है। क्षैतिज धागे होते हैं, लंबवत ऐसे धागे होते हैं, कुछ ऐसे धागे होते हैं इसमें। ठीक है, आप देखेंगे तो आपने दिखा भी होगा काफ़ी बार, जो गवर्नमेंट की जो है तमाम योजनाएं वगैरह होती हैं वहाँ पे दिखाया भी जाता है फ्लाई शटल से कैसे धागा कपड़ा बन रहा है, तो वो दिखाया भी जाता है। तो यहाँ पर वही फ्लाई शटल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में सब पॉइंट कि इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। फ्लाई शटल वाले करघों के इस्तेमाल से उत्पादन में तेजी आई और श्रम की मांग में कमी आई। अगला सब पॉइंट यहां पर थर्ड सब पॉइंट, 1941 तक अगर हम बात करें तो भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। ये हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुके थे। आगे बढ़ते हैं, खास करके आपका त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल क्षेत्रों में 70 से 80% जो है यही आपके फ्लाई शटल वाले यहाँ पर जो होते थे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये आप लिख लेना चौथा सब पॉइंट। इसके अलावा आपको मैंने एक बात और बताई थी, जो मिल वगैरह हैं और मिलें आज भी लगी हुई हैं, वो स्थानीय परंपरागत शैली की जो तरीके हैं, स्थानीय परंपरागत शैली के कपड़े हैं वो नहीं बन पाते हैं। मिल क्या है, मिल एक प्रकार का उत्पादन तो करेंगे, जो बारीक डिजाइन है, फैशनेबल जो आपकी हाथ से बनने वाली डिजाइन है, वो डिजाइन नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लेना, यहाँ पर यह बात आज भी अप्लाई होती है और तब भी अप्लाई होती थी कि मिल जो है विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से क्या था कि हमारे यहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ वगैरह थी आपकी, या बालूचरी साड़ियाँ वगैरह थी, इनकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में अमीर गरीब का भी फर्क आता है। अब चूंकि छोटा किसान है, गरीब किसान है, तो गरीब किसान तो तभी कपड़े खरीदेगा जब उसकी फसल जो अच्छे दाम पे बिक जाएगी। मान लीजिए किसी साल फसल खराब रहती है, अकाल पड़ जाता है, कुछ नहीं होता है, तो वो कपड़ा नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो कपड़ा की मांग अपने ऑब्वियस सी बात है, यानी कि कपड़े की मांग अपने आप कम हो जाएगी गरीब तबके में। वहीं जो अमीर तबका था उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था, वो तो उसके में उतार चढ़ाव आते रहे, कोई उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था। और जो आप देखते हो बनारसी साड़ियाँ, बालूचरी साड़ियाँ हैं, ये अमीर वर्ग के ही लोग इसे खरीदते थे, तो इनकी साड़ियों की सेल में कोई कमी नहीं आती थी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है वस्तुओं के लिए बाजार। यहाँ पर वस्तुओं के लिए बाजार का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो वस्तुएं निर्मित की गई उन्हें बाजार में कैसे लॉन्च किया गया, कैसे बाजार के लोगों को आकर्षित किया गया, उन वस्तुओं को खरीदा जाए, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कैसे लोगों को जो है आकर्षक बनाया गया, तो वो सब बताया गया है। देखिए यहाँ से ही हमें एडवर्टाइजमेंट जो आप देख रहे होंगे, यानी प्रचार प्रसार आप देख रहे होंगे, यानी विज्ञापन वाला दौर यहीं से हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने एक फोटो है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई वुडवर्ड ग्रैब वाटर कीप्स बेबी वेल, ग्रैब वाटर का कैलेंडर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाल श्री कृष्ण की यहाँ पर एक जो है छवि यहाँ पे चित्रित की गई है। इसका दिखाने का रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर उस समय स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देवी देवताओं की चित्रें जो है इंगित की जाने लगी हैं, देवी देवताओं की चित्रों को अंकित किया जाने लगा है। इसके पीछे का लॉजिक यही था, एक तो सांस्कृतिक कल्चर हमारे यहाँ का रहा है, तो लोगों के मन में एक छवि बनी हुई है अपने देवी देवताओं के प्रति सम्मान के भाव बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग हमारे यहाँ की ये चीज़ें खरीदने के लिए लालायित होंगे। यानी आप देख रहे होंगे जो ग्रैब वाटर है, इसको लेने से क्या होगा, लोग समझेंगे भाई ग्रैब वाटर पीने से श्री कृष्ण भी ऐसे ही हुए होंगे, तो हमारा बच्चा भी बिल्कुल श्री कृष्ण ऐसा दिखने लगेगा। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं विज्ञापनों में जो आजकल जो वही सब चीज़ें चलती हैं, यानी लोगों को क्या करते हैं, इमोशनल तरीके से यहाँ पर इमोशनली जो है टच करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके विज्ञापन अपना अपना कारोबार बना रहे हैं।
जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, आपको सबसे सटीक एग्जाम्पल है। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं एग्जाम्पल में आज देना बड़ा उचित समझता हूँ। अगर आप बात करें डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क का नाम सुना होगा शायद, हर बच्चे ने सुना होगा डेयरी मिल्क। चॉकलेट है ये, डेयरी मिल्क चॉकलेट है। देखिए मेरे टाइम से मतलब आज से लगभग अगर बात करें 15 या 16 साल पहले, जब मेरे टाइम में अगर मैं बात करूं तभी डेयरी मिल्क का मैंने नाम भी नहीं सुना था। सही बता रहा हूँ, डेयरी मिल्क का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आज की जनरेशन को मैं देखता हूँ तो डेयरी मिल्क ने इस तरह के ऐड तैयार किए, यानी कि दिवाली है तो दिवाली का मतलब डेयरी मिल्क है, होली है तो डेयरी मिल्क है, कहीं जाओ आप तो डेयरी मिल्क है, किसी बच्चे को आपको देना है यानी किसी बच्चे को आपको खुश कर रहा है तो डेयरी मिल्क पकड़ाओ। यानी डेयरी मिल्क को उन्होंने एक जो है इमोशन बना दिया। तो ये क्या है, ये इमोशन कैसे बना, ये एक प्रचार के जरिए बना, विज्ञापनों के जरिए बना। यानी उन्होंने जो इतने विज्ञापन बनाए, दिवाली का बनाया तो वहाँ पर रक्षाबंधन का बनाया तो डेयरी मिल्क का डिब्बा, जो भैया दूज का बनाया तो भी डेयरी मिल्क का डिब्बा। नहीं हमारे ज़माने में तो भाई हम तो मिठाइयाँ लेते थे, तो मिठाई की दुकान से मिठाई आज भी लाते हैं। तो डेयरी मिल्क वाला कल्चर मुझे तो पसंद नहीं है। बहरहाल जिसे भी पसंद हो उसकी पसंद अपनी जगह है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किस तरह से जो कंपनियां हैं आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाती हैं, आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाती हैं और उन भावनाओं के जरिए अपने व्यापार को फैलाती हैं। तो डेयरी मिल्क इसका एक यूनिक एग्जाम्पल है और इसके बारे में काफ़ी सारी जो कह सकता हूँ केस स्टडी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी केस स्टडी बता दी भी हैं कि आज जिस तरह के भावनात्मक रूप से जो विज्ञापन होते हैं वो भावनात्मक विज्ञापन वास्तव में एक बड़ा तबका कवर कर लेते हैं, जैसे डेयरी मिल्क ने किया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर थी। देखिए ये मैंने थोड़ा आपके सब्जेक्ट से हटके बता दिया है, तो कभी कोई सुन लिया कीजिए सब्जेक्ट से हटके बातें। तो डेयरी मिल्क ऐसे ही इमोशंस के साथ, आपके भावनाओं के साथ, तो मेरा मानना ये डेयरी मिल्क मत खरीदा कीजिए। अपने स्थानीय आसपास के जो मौजूद आपके जो भी दुकानदार हैं उनसे मिठाई लिया कीजिए, ताकि उनको भी रोजगार मिलेगा। आप जो कहाँ तक विदेशी जो है, ये विदेशी जो ब्रांड है इनका खरीदते रहेंगे सामान, अपने देश को भी थोड़ा सशक्त बनाइए, अपने देश के स्थानीय स्तर वेंडरों को, स्थानीय स्तर के वेंडर वगैरह उन्हें भी सशक्त बनाइए। तो मेरा तो कहने का उद्देश्य है, माने या न माने वो आपका अलग नजरिया है। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है यहाँ पर कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे अंग्रेज बड़े होशियार थे। अंग्रेज होशियार कैसे थे? अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे कि भारतीय लोग जो है अपने देवी देवताओं का, अपने राजा महाराजाओं का बहुत सम्मान करते हैं। तो भारतीय जो मैनचेस्टर के उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े के लेवल इस तरह के छपवाए कि पहचान ही नहीं कर पाते थे लोग कि ये भारत का बना हुआ है या फिर इंग्लैंड का बना हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इमेज है, आयातित कपड़ों पर यहाँ पर कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था। एक मैनचेस्टर का लेबल आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह को दर्शाया गया है। तो ये सब आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, कि मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने, मैनचेस्टर के उद्योगपति कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। मैनचेस्टर के उद्योगपति कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे जो कि चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक था, और देखिए लेबल लगाने से फायदा ही मिल जाता था कि भाई पहली बात तो लोग समझ जाते थे कहाँ बना हुआ है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है और मेड इन मैनचेस्टर है, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे। अरे भाई ये तो बहुत मतलब हमारे लिए ब्रांडेड कपड़ा पहना है। वहाँ तो हम अब तो महंगे वाले व्यक्ति बन गए हैं, एलीट क्लास में आ गए हैं, हम विशिष्ट वर्ग में आ गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर था, जैसे आजकल के लोगों का माइंड सेट बना हुआ है कि फलानी कंपनी ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। तो वही चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए लेबलों पर केवल सिर्फ और शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, बल्कि उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी। ये सेकंड का पहला सब पॉइंट है। तो इन लेबलों पर कहा क्या है, आपकी भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। यहां पर कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीजें और भारतीय चीजों की जान पहचान ही लगती थी। यानी कि कृष्ण और सरस्वती की चीजें तस्वीरें भी इस्तेमाल करते थे। बताओ कितने बड़े धूर्त लोग थे ये लोग। यानी मैनचेस्टर वाले, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें अपने लेबल पर लगाने लगे, ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाएं, लोगों को पता ही नहीं चले कि भारत में बना हुआ है या फिर विदेश में। लोगों को इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब लोग साइड में जो नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी में से तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। लोगों ने क्या किया, तस्वीर देख ली, उन्हें लगा कि भाई ये तो भारत में बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कैसी जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनाई थी उन्होंने। तो ये सब समझ रहे होंगे आप कि किस तरह से कितने आगे रहे, एडवांस रहे हैं ये अंग्रेज। इस वजह से हमारे लोग जो लगातार यहाँ पर इनके चुंगल में फंसते चले गए हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ नोट कर ली होंगी।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 19वीं सदी के आखिर में एक नई टेक्निक और आई है, कैलेंडर वाली। अब कैलेंडर छपवाने लगे हैं लोग। अब कैलेंडर का फायदा ये हो गया कि कैलेंडर परमानेंट टंग जाता है, और देवता का कैलेंडर हो तो ऑब्वियसली बात है लोग अपनी पूजा स्थली के आसपास टांग लेते हैं उसे। अब फायदा ये है, कैलेंडर वगैरह जो है लोग सहेज के रखते हैं, पूरे साल भर रखते हैं। अब साल भर आप कैलेंडर आप टांग के रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जो उसका विज्ञापन होगा, प्रिंट होगा, आप उसे भी देखोगे बार बार, नाम फलाने सिंह का नाम लिखा है वो भी आप देखोगे, या किसी चीज़ का जैसे एक साबुन का विज्ञापन, सनलाइट साबुन का विज्ञापन कैलेंडर है ये, तो आप पूरे इस साबुन को पूरे साल देखोगे, पूरे साल देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस साबुन को खरीदने के लिए आप भी लालायत होगे, चलो एक बार हम ट्राई भी करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये प्रचार के साधन बन गए। अब देखिए देवताओं की तस्वीरों का साथ साथ यहाँ पे क्या बताया गया है, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें विज्ञापनों में, कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। तो इन्हें इस्तेमाल करने का रीजन क्या था? रीजन यही था कि मान लीजिए आप सही व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो आप भी इस उत्पाद का सम्मान कीजिए। यानी कि ये जो उत्पाद, लोगों के माइंडसेट इस तरह से बना दिया गया इन उत्पादों के, इन विज्ञापनों के जरिए कि जो उत्पाद बना है वो भी सही तरीके से बना है, और आप इसको कैसे, आप इसको कह सकते हैं, इसका विरोध कैसे कर सकते हैं, इसकी गुणवत्ता पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये इस तरह का दौर रहा। तो आई होप आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए मैं थोड़ा स्वास्थ्य मेरा अभी सही नहीं है, कुछ दिन से मुझे फीवर जुकाम वगैरह से मैं लगातार पीड़ित हूँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो आई होप मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा कि आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी समाप्त कर दिए जाएँ। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।